आज हम बात करेंगे हीट चैप्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए PYQs नीट के अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इफ़ द रेडियस ऑफ स्टार इज r एंड इट एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज q। यानी कि जो डेटाज गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिए। सबसे पहले अपन को दे रखा है कि रेडियस ऑफ द स्टार इज r और बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है। इसका मतलब उसकी जो एमिसिविटी होगी यानी कि इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और dQ/dt जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है या फिर हीट रिलीज्ड पर सेकंड है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो अपन को कैपिटल Q दे रखी है, और टेम्परेचर अपन को फाइंड आउट करना है कि स्टार का टेम्परेचर कितना है। ओके, तो इसके लिए अपन बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा एज वी नोट दैट कि जो dQ/dt होता है यानी कि रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड या फिर एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड जो होता है वो हमारे पास होता है सिग्मा EA T⁴। सराउंडिंग का टेम्परेचर दे नहीं रखा है। ओके, ये हमारे पास होगा। इनकी वैल्यूज अपन पुट करते हैं। हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला बनाता हूँ टेम्परेचर का। सबसे पहले देखो कि dQ/dt जो है उसकी वैल्यू Q दे रखी है, तो मैंने इसको पुट कर दिया है Q। अब यहाँ से T⁴ अगर अपन फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T⁴ इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई सिग्मा EA, और A को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन सिग्मा E, और A हो जाएगा 4πr²। ये हमारे पास आएगा। और अगर मैं T की बात करता हूँ तो इसकी पावर हो जाएगी 1/4। ये जो हमारे पास है ऑप्शन दे रखा है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन, Q अपॉन सिग्मा EA। E की वैल्यू 1 थी, ये 1 हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रखा। सिग्मा आ गया, 4πr² आ गया, और इसकी पावर 1/4 हो गई। सेकंड न्यूमेरिकल की अपन बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास न्यूमेरिकल उसमें गिवन है कि स्लेब ऑफ स्टोन हुज एरिया इज़ 0.36 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस इज़ 0.1 मीटर। यानी कि एक हमारे पास स्लेब है। इस स्लेब के बारे में दे रखा है कि इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका एरिया के बारे में दे रखा है, ये 0.36 मीटर स्क्वायर है। 0.36 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.1 मीटर है। ये जो थिकनेस है इसकी ये 0.1 मीटर है, यानी कि ये एरिया दे रखा है और ये थिकनेस दे रखी है 0.1 मीटर अपन को गिवन है। इसके बाद में बोल रखा है कि एक्सपोज्ड ऑन लोअर सरफेस टू द स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, और ए ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रेस्ट ऑन अपर सरफेस। यहाँ पर आइस है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस की, ये आइस, ये स्टीम, ये अपन को गिवन है। आगे कह रखा है कि इन 1 आवर 4.8 किलो ऑफ आइस मेल्टेड। यानी कहने का मतलब 1 आवर के अंदर आपको दे रखा है कि 4.8 क्या दे रखा है, 4.8 kg ऑफ आइस, 4.8 kg ऑफ आइस मेल्टेड, ये अपन को गिवन है। ठीक है, इतनी चीज़ अपन को गिवन है। एक बार फिर से बोलते हैं, स्लेब ऑफ स्टोन जिसका एरिया अपन को दे रखा है, तो ये एरिया दे रखा है इसका, और इसकी थिकनेस अपन को दे रखी है, ये थिकनेस दे रखी है। इसके एक साइड 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है और इसके दूसरे साइड 0 डिग्री सेल्सियस की एक आइस लगाई हुई है, और अपन को बोल रखा है कि 4.8 kg जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है 1 आवर के अंदर। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लेब, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अपन को फाइंड आउट करनी है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू अपन को दे रखी है आइस की, वो है 3.36 × 10⁵, और यूनिट ले रखा है जूल पर केजी, यानी कि SI सिस्टम की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें अपन को गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि K कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नो डाउट क्या होगा, हीट जो ट्रांसफर होगी वो हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट यानी कि इस साइड में जाएगी, और जब हीट इसके पास जाएगी तो आइस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाएगी। तो नो डाउट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पर जो हीट आई वो कितनी आ जाएगी, दैट इज़ ml। तो हमें पता है कि एक्चुअल में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है दैट इज़ dQ/dt, इसका फॉर्मूला होता है KA∆T/L। यहाँ से मेरे को K कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ से K कैलकुलेट करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dQ/dt L अपर साइड चला जाएगा, A और ∆T नीचे आ जाएंगे, A और ∆T इधर आ जाएंगे। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ की बात करता हूँ तो K अपन को कैलकुलेट करना है dQ/dt। dQ का मतलब क्या हो जाएगा, जो हीट इसको मिली, और हीट क्या हो जाएगी, तो स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर वो का वही है, तो आंसर आएगा ml। तो इस dQ की जगह अपन ने लिखा ml, तो यहीं पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ml, दैट इज़ ml। अब मैं वैल्यूज़ की बात करता हूँ तो m मास अपन को दे रखा है 4.8।
अगर मैं बात करता हूँ लेटेंट हीट की, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 3.36 × 10⁵। अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो हीट यहाँ से यहाँ गई तो लेंथ बन जाएगी 0.1 मीटर। अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, तो टाइम दे रखा है 1 आवर। SI सिस्टम में सारी डेटाज अपन पुट कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा 3600 सेकेंड। और अगर मैं बात करता हूँ एरिया की, तो ये है 0.36। और अगर बात करते हैं डेल्टा टी की, तो बात हो जाएगी 100 केल्विन। ये हमारे पास आएगा। सारे डेटाज को अपन चेक करते हैं। यहाँ से देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हटाए, नीचे से भी 2 पॉइंट अपन ने रिलीज़ कर दिए। नीचे हमारे पास 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो है। इन 4 जीरो से अपन इन 4 जीरोज़ को कैंसिल आउट किया तो ऊपर 1 जीरो बच गया हमारे पास। ओवरऑल हमारे पास ये आया। अब ध्यान से देखें, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। फिर फर्दर अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 और ये हो जाएगा 9 टाइम्स। फिर अपन बात करते हैं, इसको करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो लगा देता हूँ। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, इससे कैंसिल आउट करूँगा तो 1 1 2 आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल बचेगा 1 1 2 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 90। तो लगभग इसका अगर मैं आंसर देखूँ तो 1.2 के समथिंग आंसर आएगा, और 1.2 के समथिंग इसमें आंसर दे रखा है 1.24। दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। 2 न्यूमेरिकल अपन ने स्टडी किए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में अपन को गिवन है कि ए पीस ऑफ आयरन इज़ हीटेड इन ए फ्लेम, फर्स्टली इट बिकम्स डल रेड। पहले जब इसको मैंने टेम्परेचर दिया तो इसका कलर जो दिखाई दिया वो अपन को रेड कलर दिखाई दिया। उसके बाद में जैसे जैसे हीट बढ़ती गई उसका कलर जो है वो बोल रखा है कि देन बिकम्स रेडिश येलो। बाद में ये येलो हो चुका है, ये बाद में येलो हो चुका है, और उसके बाद में अपन को कह रहा है कि फाइनली टर्न्स टू वाइट हॉट, और बाद में ये फाइनली वाइट हो गया, ऐसा इसने गिवन है। आगे ये बोल रहा है कि द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज़ पॉसिबल। इसका जो ये ऑब्जर्वेशन है इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ लॉ, न्यूटन्स कूलिंग और स्टीफन्स लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विन्स लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि लैम्डा m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा m कम होता जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या रियल में वेवलेंथ कम हो रही है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, येलो की कम होती है, इस तरीके से वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। यानी कहने का मतलब ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एप्लीकेबल है। ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अपन बात करते हैं, दैट इज़ फोर्थ वन। इसमें अपन को गिवन है कि एस्टीमेट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले मैं डेटा लिखता हूँ। हमारे को दे रखा है कि 20 ग्राम वाटर है हमारे पास, 20 ग्राम वाटर है, और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद में क्या किया, इसके अंदर अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पास करवाई, ठीक है। उससे क्या हुआ कि व्हेन द वाटर एक्वायर टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, तो हमने क्या किया, इसके अंदर स्टीम दी। जब इसके अंदर आपने स्टीम दी, स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस की थी, तो नो डाउट क्या होगा, जब स्टीम इसके पास जाएगी तो स्टीम का तो टेम्परेचर कम होगा बट वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। तो जो 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर था वो अब कितना हो गया, 20 ग्राम वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस पे था वो हो गया 20 ग्राम वाटर, और अब वो बन चुका है 80 डिग्री सेल्सियस का। ऐसा इसमें गिवन है। एक बार न्यूमेरिकल फिर से बोलते हैं। हमें गिवन है कि एस्टीमेट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे था, इसमें अपन ने स्टीम दी। जैसे स्टीम देंगे तो क्या हो जाएगा, तो नो डाउट सर स्टीम देने से इसका टेम्परेचर राइज होगा, और फाइनली क्या हो गया, ये वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। इसके बाद में आपको बोला कि द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी, फाइनली इसका मास कितना बचेगा, ये अपन से पूछा गया है कि फाइनली मास ऑफ द वाटर अपन को कैलकुलेट करना है कि फाइनल स्टेट में जब ये 80 डिग्री पे था तो टोटल कितना था। तो नो डाउट हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ लग जाएगा हीट लॉस्ट और हीट गेन का फॉर्मूला। यहाँ पर स्टीम ने तो हीट लॉस किया और वाटर ने हीट गेन किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं हीट गेन कितना हुआ। तो हीट गेन कितना हुआ, दैट इज CM डेल्टा टी, CM डेल्टा टी, इतना हीट तो इसने गेन किया। और हीट लॉस कितना किया, हीट लॉस क्या हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे हीट कम होगी तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बन जाएगा, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसको अपन लिख देंगे दैट इज ml। क्या लिख देंगे इसको, ml। अब अपन ध्यान से देखेंगे कि ये सबसे पहले इस पे बात करते हैं, CM डेल्टा टी ये किसका था, वाटर का। तो वाटर का C कितना होता है 1, वाटर का M कितना दे रखा है 20 ग्राम, और डेल्टा टी कितना दे रखा है दैट इज 80।
10 से 80 पहुंच गया यानी कि 70, ये हमारे पास आया। उसके बाद में अपन को m निकालना है कि कितना वाटर जो है वो कितनी स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो इस m को मैंने m रखा। और लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी, तो स्टीम की जो लेटेंट हीट होती है वो होती है 540। यहाँ पर अपन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दें यहाँ पर ये जो m है ये l है, ये ml किसके लिए लगाया कि स्टीम जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो m ग्राम मान लिया कि जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। इस m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिए हो जाएगा 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल आउट, इधर हो गया 7 2 14 यानी कि दिस, और इधर हो जाएगा 54। ये लमसम यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसका आंसर आएगा 2.2। इसका आंसर आएगा कितना, 2.2। ये इतना ग्राम स्टीम जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो पहले वाटर कितना था 20, बाद में स्टीम से कितना वाटर बन गया 2.2, तो टोटल आंसर आएगा 22.2। ऑप्शन में अवेलेबल है, देखते हैं, यस सर 22.5 यानी कि ये जो हमारे पास आएगा ये 2.5 के समथिंग आएगा। ये आंसर सॉल्व कर लेना आप, दैट इज 2.5 के समथिंग आएगा। 2.5 आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 22.5। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, दैट विल बी ओवर 5th न्यूमेरिकल। और इसमें दे रखा है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री टू 60 डिग्री इन फर्स्ट 5 मिनट्स। इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार। ओके, देखते हैं क्या दे रखा है। 5th जो न्यूमेरिकल उसमें दे रखा है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 टू 60, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कूल हो रही है, और इसको टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट्स। उसके बाद में बोल रखा है कि बाद में ये 60 टू 54 पहुँच गया। 60 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद में ये 54 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, और इसको यहाँ से आने में इसको लगा नेक्स्ट 5 मिनट्स। यहाँ भी इसको 5 मिनट लगा। आपसे ये पूछा गया है कि द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा। नो डाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। वो हमारे पास क्या होता है, dt/dt इज इक्वल टू k डेल्टा t। ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सेकंड के लिए फिर से dt/dt इज इक्वल टू k डेल्टा t। दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे, इक्वल का साइन यहाँ लगा देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा, ये सेकंड टाइम हो जाएगा, ये भी फर्स्ट और ये सेकंड, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करता हूँ मैं फर्दर, तो हमारे पास क्या आएगा, dt/dt, और dt ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा t1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t2। ये हमारे पास आया। dt यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 10। उसके बाद में टाइम कितना लगा, 5। dt यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, dt2 टाइम 5, और dt2 चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 6। कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10/6 यानी कि 5/3। ये बन गया 5, ये बन गया 3। ओके, डेल्टा टी की अपन बात करते हैं तो t - ts होता है। t का मतलब इसका एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, और ts यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना है, और फिर से t - ts, तो t कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 114 का एवरेज लिया है, तो ये लगभग हो गया 57 माइनस ts। सॉल्व करते हैं इसको, इधर हमारे पास आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 × 65 माइनस ts, और इधर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 57 माइनस ts। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 15/5, और ये हो जाएगा 195 माइनस ये हो जाएगा 3 ts। ये इधर हमारे पास हो जाएगा 5 3, और ये हो जाएगा 28 माइनस हमारे पास हो जाएगा 5 ts। इस 5 ts को इधर ले आओ, तो जब आप 5 ts को इधर लेके आ जाओगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 3 यानी कि 2 ts। तो ये हो जाएगा 195 माइनस का हो जाएगा 2 ts, प्लस का हो जाएगा 2 ts इज इक्वल टू 285। इस 190 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 285 माइनस ऑफ 195, 5 - 5 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 9 चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 ts। तो ts हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट वन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं अपन, दैट इज़ 6th न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमारे को गिवन है कि ए पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h। एक आइस का पीस है, इसको h हाइट से यहाँ पर अपन फॉल कर रहे हैं। ओके, इट इज़ गिवन
सो दैट इट कम्प्लीटली मेल्ट। इतनी हाइट से अपन ने इसको ड्रॉप किया है कि ताकि ये नीचे आता था पूरा कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। ओके, और वो हाइट बता रखी है h। आगे दे रखा है ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड बाई आइस, यानी कि जितनी भी इसके पास एनर्जी थी उसका 1/4 ही एब्जॉर्ब इसने किया है। तो टोटल इसके पास एनर्जी थी mgh, नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी, और इसका 1/4 इसने एब्जॉर्ब किया है, यानी कि mgh/4। फिर से ओनली 1/4 यानी कि 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice get converted into heat during the fall. What is the value of h? latent heat of ice अपन को दे रखी है, latent heat इधर लिख देता हूँ मैं। latent heat of ice जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपन को? 3.4 × 10⁵, 3.4 × 10⁵ दे रखी है। एसआई सिस्टम में दे रखी है, यूनिट नहीं लिख रहा मैं। ओके, तो यहाँ हमने देखा तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या लगा कि सर इसकी जो एनर्जी है ये एनर्जी आइस को मिली। तो कितनी एनर्जी आइस को मिली? mgh/4। ये mgh/4 एनर्जी आइस को मिली, और आइस को मिलने से क्या हुआ? आइस मेल्ट हो गई। तो आइस अगर मेल्ट होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस मेल्ट होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है, तो फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा ml। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? ml। ये हमारे पास आएगा, और m दोनों का सेम रहेगा क्योंकि ये m किसका है? mgh यानी कि मास ऑफ द आइस, और ये m किसका होगा? दैट इज ml, क्योंकि कंप्लीटली जो आइस है वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ? तो हमें पता है कि पहले मास कितना था आइस का? m, और वो का वही मास पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये लेटेंट हीट जब लग रही है तो हमारे पास आ गया ml, यानी कि कितना मास हमारे पास आया? सेम। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अपन को h कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 4l डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा g। 4 की जगह 4 लिखा, g की वैल्यू 10 और l की वैल्यू अपन को दे रखी है 3.4 × 10⁵। दोनों को अपन सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 13, और ये 0, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा × 10⁴, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 136 किलोमीटर। दैट करेक्ट आंसर इज 136 किलोमीटर, एंड इट्स ऑप्शन इज अवेलेबल हियर, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अपन को क्या गिवन है? इसमें ये गिवन है दैट विल बी ओवर 7th न्यूमेरिकल। ओके, इस न्यूमेरिकल में अपन को गिवन है कि बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T to 2T इन 10 मिनट्स, यानी कि पहले टेम्परेचर था 3T, 3T से टेम्परेचर हो गया 2T, और टाइम लगा 10 मिनट्स। टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं द रूम टेम्परेचर इज T, और सराउंडिंग का टेम्परेचर अपन को दे रखा है। तो सराउंडिंग टेम्परेचर TS मैंने इधर साइड में लिख दिया, दैट इज T। ये हमारे पास गिवन है। एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट विल बी, यानी कि अगले 10 मिनट्स के लिए, यहाँ पर टाइम लिख दिया नेक्स्ट 10 मिनट्स, और इस 10 मिनट के लिए टेम्परेचर जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 3T से 2T हो गया 10 मिनट में, फिर टेम्परेचर जाएगा 2T से मान लो हो गया x, और टाइम लगा वही 10 मिनट। इस x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ओके, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर दे रखा है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पर साइड में लिख दिया, इसका टेम्परेचर दे रखा है T। कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा dt/dt, और उसके बाद में इसका फॉर्मूला आ गया k∆T। इसके बाद में सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा फिर से dt/dt, और ये हो जाएगा k∆T। यहाँ दोनों को डिवाइड कर देते हैं, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सॉल्व करते हैं, dt/dt, और ये हो जाएगा dt/dt, ओके, इज ∆T1/∆T2। dt/dt, सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? 3T से 2T, यानी कि T। टाइम कितना लगा? 10। उसके बाद में टाइम कितना लगा? 10, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 2T से x, 2T माइनस x इज इक्वल टू ∆T, यानी कि T माइनस TS। T कितना हो जाएगा? इनका एवरेज, तो ये हो जाएगा 2.5T माइनस TS कितना है? T। फिर इनका एवरेज, यानी कि 2T प्लस x/2, 2T प्लस x/2 माइनस TS, T माइनस TS, तो T तो ये हो गया इसका एवरेज, और TS कितना है? T।
सॉल्व करेंगे इसको, ये बन जाएगा 2t और 2 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम का 2 ऊपर चला गया और ये बन जाएगा हमारे पास 2t, ये हमारे पास आएगा 2t से 2t कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3t, ये हो जाएगा 1.5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, तो ये बन गया 3t पूरा का पूरा। तो देखना जरा 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और इधर हमारे पास क्या बचा, दैट इज t अपॉन 2t माइनस x, इधर हमारे पास बचा 3t और नीचे की साइड में हमारे पास बचा x। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा tx, ये बन जाएगा 3 2 जा 6 t स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस में 3tx। इस tx को इधर ले जाते हैं तो tx और 3tx 4tx बन गया और इधर हमारे पास आ जाएगा 6t स्क्वायर। t से एक t कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2t, 3/2t इज अवेलेबल हियर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे अपन, न्यूमेरिकल नंबर 8। देखिए जरा क्या गिवन है। इस न्यूमेरिकल में अपन को गिवन है कि एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। एट न्यूमेरिकल स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस अपन को गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस अपन को गिवन है और रेडिएट 450 वॉट पावर, यानी कि dq/dt की वैल्यू अपन को दे रखी है 450 वॉट, ये दे रखी है अपन को 450 वॉट, ये अपन को दे रखी है। उसके बाद में दे रखा है कि टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है कि जब ये बात चल रही थी तो टेम्परेचर था 500 केल्विन। ओके, इफ द रेडियस वर हाफ एंड टेम्परेचर डबल द पावर रेडिएटेड इन वॉट विल बी। तो नो डाउट dqr/dt का फॉर्मूला लगाएंगे कि dq/dt का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है सिग्मा EA T⁴। ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 हो जाएगी एमिसिविटी, तो हमारे पास ये बचेगा। एरिया की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो सिग्मा की जगह सिग्मा एरिया हो जाएगा 4πr² और T⁴। नेक्स्ट कंडीशन के लिए फिर से लगाएंगे dq/dt और सिग्मा E की वैल्यू 1 और A हो जाएगा दैट इज 4πr² और T⁴ की जगह T⁴। दोनों को अपन डिवाइड करेंगे, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 4π कैंसिल, R पहले R1 था बाद में R2 हो गया, टेम्परेचर पहले T1 था बाद में T2 हो गया। इधर dq/dt की वैल्यू अपन को पहले से गिवन है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू थी 450, क्या वैल्यू थी 450। यहाँ से ध्यान से देखें तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच गया, ये R1 है और ये R2 है। अब R2 की वैल्यू क्या बोल रहा है कि रेडियस को क्या कर दिया इन्होंने, रेडियस को हाफ कर दिया। तो पहले रेडियस मान लो R थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा R²/4। उसी तरीके से टेम्परेचर को डबल कर दिया, पहले T था तो बाद में टेम्परेचर 2T हो गया। 2T⁴ का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 16T⁴। R²T4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, दैट इज 4 टाइम ऑफ दिस वन, यानी कहने का मतलब 450 और इधर बच गया 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज मल्टीप्लाई विथ 4 और ये 1800 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अपन को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 2 रोड A और B डिफरेंट मटेरियल की है और उनको एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है। इस तरीके का एक डायग्राम दे दिया कि एक रोड हमारे पास ये है और इसके साथ में दूसरी रोड यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है। दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, लेकिन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। ओके, आपको इनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, दैट इज पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है Li/AI डिवाइडेड बाई Li/KI/AI, ये सीरीज के लिए है। तो पैरेलल के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा KI/AI डिवाइडेड बाई Li सिग्मा और डिवाइड में आ जाएगा AI/Li सिग्मा। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इक्विवेलेंट के निकालने का फॉर्मूला। ध्यान से देखें कितनी रोड है, 2, तो इसको ओपन करेंगे K1A1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई L2 ईयर A1L1 प्लस A2L2, ये फॉर्मूला रहेगा। ध्यान से देखें तो A दोनों का बराबर है, A कर दिया, L दोनों का बराबर है, L कर दिया,
ए दोनों का बराबर है, एल दोनों का बराबर है। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ए अपॉन एल कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर की साइड से अपन ने लिया ए अपॉन एल कॉमन, तो अंदर हमारे पास बन जाएगा K1 प्लस K2, और नीचे की साइड में हमारे पास बन जाएगा 2, दैट इज 2 ए अपॉन एल। ए अपॉन एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा K1 प्लस K2 बाई 2। इट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अपन को गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखना जरा ध्यान से, यहाँ नोट करते हैं अपन क्या दे रखा है अपन को कि 1 ग्राम वाटर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है। तो 1 ग्राम वाटर, यहाँ लिखते हैं सारी चीज़ें, 1 ग्राम वाटर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद में बोल रखा है कि टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इसके बाद में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर वो का वही सेम रह रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया स्टीम के अंदर। तो ध्यान से देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम के अंदर, कन्वर्ट हो गया स्टीम। और स्टीम कौन सी, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर सेम रखना है। तो 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर है, 100 डिग्री सेल्सियस था, और वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले देखने से समझ में आ रहा है कि सर हमने नो डाउट उस वाटर को हीट प्रोवाइड करवाई, और वो हीट कितनी प्रोवाइड करवाई, ml। तो यहाँ पर डेल्टा Q जो अपन ने प्रोवाइड करवाया वो हो गया ml, पहली चीज़। आगे देखो क्या पूछ रखा है, द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम फॉर्म्ड इक्वल टू 1671 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमारे पास स्टीम बनी है उसका वॉल्यूम दे रखा है 1671, यानी कि नया वॉल्यूम अपन को दे रखा है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ये नया वॉल्यूम अपन को गिवन है। आगे बोल रखा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 2256। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू दे रखी है 2256, और ये दे रखी है दैट इज Q, यानी कि जूल और पर ग्राम में दे रखी है। ओके, दैट इज L इज Q बाई M, यानी कि जूल पर ग्राम। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, अपन को डेल्टा U निकालना है। तो सारा डेटा देखने के बाद में समझ में आ रहा है कि सर हुआ क्या कि वाटर हमारे पास था, उसको अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस से, वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट किया, यानी कि हीट दी। हीट कितनी दी, तो स्टेट चेंज हो रही है, नो डाउट टेम्परेचर वही है, तो ml हो जाएगा। तो ये इतनी हीट दी, और डेल्टा U निकालना है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का लगा दो यहाँ पे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाई द गैस। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से डेल्टा U निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा Q माइनस वर्क डन, और डेल्टा Q हमारे पास है ml, कितना दे रखा है, ml दे रखा है। और वर्क डन हमारे पास, तो वर्क डन दे रखा है कि सेम प्रेशर है, बोल रखा है कि एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर वो का वही रहेगा, इसका मतलब P डेल्टा V बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m दे रखा है 1, और लेटेंट हीट हमारे पास कितनी दे रखी है 2256, दैट इज जूल पर ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, यानी कि SI सिस्टम में आंसर आ रहा है। प्रेशर की वैल्यू 10 टू द पावर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और डेल्टा V अपन को दे रखा है 1670, क्योंकि पहले वॉल्यूम कितना था 1 और बाद में इतना हो गया। सेंटीमीटर क्यूब को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -6। ये हो जाएगा 1 और 5, यानी कि 10 टू द पावर 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आएगा 2256 और माइनस हो जाएगा 17167। यहाँ से अपन सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये 14, यानी कि ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2। 2089 इज और करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ पे गया, दैट इज़ 2089, ये आ गया यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज़ देयर। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन को गिवन है, ध्यान से देखें क्या दे रखा है। इरेज करते हैं इसको। ओके, इसके अंदर अपन को दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इन ए लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर दैट इज 25, यानी कि TS दे रखा है, यानी कि TS सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसके बाद में आगे बोल रखा है कि इट टेक्स 12 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 टू 70। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के लिए टाइम कितना लग रहा है, 12 मिनट्स। टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। ओके, इसके बाद में आपको गिवन है कि
and to cool from 80 to 70. Okay, the time taken from cool for the same object from 70 to 60 would be. अगर इसको 70 से 60 डिग्री पे जाना है तो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हमारे से पूछा है, वही लगा दिया अपन ने dt। इस बार मैं और शॉर्ट में कर रहा हूँ, dt by dt इज डेल्टा t1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t2। डेल्टा t1 हमारे को दे रखा है 10, टाइम लगा 12, फिर t2 अपन को निकालना है dt2, टाइम अपन डेल्टा t अपन को दे रखा है फिर से 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, ये डेल्टा t तो इसका हो जाएगा 8 और 7 15, यानी कि कितना हो जाएगा 150, यानी कि 75, और ts अपन को कितना दे रखा है 25, डिवाइडेड बाई इसका एवरेज हो जाएगा 13 यानी कि 65, और इसमें से आ जाएगा टेम्परेचर ts दिस। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 50, और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 12 को अपन इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 3 और आंसर आएगा 15। टाइम इज़ 15 मिनट्स एंड इट्स ऑप्शन इज़ अवेलेबल, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अपन को दे रखा है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर जिनकी रेडियस दे रखी है R1 और R2। ये हमारे पास दो सॉलिड स्पेयर हैं, एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है, और रिलेशन दे रखा है कि R1 जो है दैट इज इक्वल टू 1/1.5 R2 है, और हमें ये बोला गया है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस टू सॉलिड कॉपर स्पेयर जिनकी रेडियस R1 R2 है थ्रू 1 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर कितना राइज करना है, डेल्टा T की वैल्यू जो है वो 1 केल्विन है दोनों के लिए, और हमें हीट निकालनी है। तो नो डाउट स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला काम में लेंगे, C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, ये फॉर्मूला अपन ने काम में लिया। यहाँ से हीट का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T, दूसरे के लिए फिर बन जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा T, क्योंकि दो स्पेयर है दोनों के रेशो निकालना है कि इसको और इसको जो हीट दिए वो कितनी होगी। डेल्टा T दोनों का सेम है, स्पेसिफिक हीट दोनों कॉपर है तो सेम रहेगी, मास दोनों का अलग अलग रहेगा m1 और m2 क्योंकि रेडियस अलग अलग है। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मास को आप लिख सकते हो यहीं पे सोल्व कर देते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पहले की डेंसिटी पहले का वॉल्यूम, दूसरे की डेंसिटी दूसरे का वॉल्यूम। डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी क्योंकि दोनों क्या है कॉपर के बने हुए हैं, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा सर डेल्टा Q1 डिवाइडेड बाई डेल्टा Q2 1 और 2 इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी दोनों एक ही जैसे हैं तो मटेरियल पे डिपेंड करती है डेंसिटी, तो मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी दोनों की सेम रहती है, तो डेंसिटी तो कैंसिल आउट हो गई। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब पहले के लिए R1 का क्यूब, फिर से हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि दूसरे का आर क्यूब, 4/3 फिर कैंसिल आउट हो गया R1/R2 की पावर 3, और R1 को क्या लिख सकता हूँ दैट इज 1.5 R2 यानी कि 3/2 R2/R2 की पावर 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 की पावर 3 यानी कि 27/8। इट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन इज अवेलेबल हियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, वेरी इजी। अपन को मास दे रखा है 0.5 और एनर्जी हमारे से पूछी है कि कितनी एनर्जी बनेगी, सिंपल है। तो मास से एनर्जी का कन्वर्जन क्या होता है, तो हमें बता रखा है कि मास जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5 ग्राम, और एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी होते हैं E इक्वल टू mc², m दे रखा है 1/2 या फिर 0.5, और ग्राम को कन्वर्ट किया 10⁻³ kg में, ऐसे सिस्टम में बात कर रहा हूँ। C की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 3 का तो गया 9 और 10⁸ का हो जाएगा 8 और 8 16। 3 × 10⁸ C की वैल्यू थी, इसका स्क्वायर किया तो 3 का हो गया 9 और 10⁸ का हो गया 16। इसके बाद में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.5 × 10⁻, हमारे पास बचेगा 13, दैट इज़ आवर इन जूल इन SI सिस्टम। ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ 4.5 × 10⁻13 जूल। ओके, इसके बाद में हमें दे रखा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है कि 3 स्टार्स है हमारे पास ABC, और उनका टेम्परेचर दे रखा है TA, TB और TC। ओके, और उसके बाद में दे रखा है कि A जो स्टार है वो ब्लू है, A स्टार ब्लू है। ओके, और दे रखा है कि स्टार B जो है वो रेड है,
ये रेड है, ओके। और स्टार जो सी है उसका कलर अपन को दे रखा है येलो, ये येलो है, ओके। हमें पूछा गया है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो नो डाउट अपन क्या लगाएंगे, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग लैम्डा जो होता है वो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका टेम्परेचर कम होगा, यानी कि लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका है, रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा होती है। लैम्डा वेवलेंथ जो है वो रेड की सबसे ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, यानी कि टीबी जो आएगा वो सबसे कम आएगा। और ब्लू की वेवलेंथ जो होती है सबसे कम, तो टेम्परेचर सबसे हाई रहेगा। तो सबसे लास्ट में जो टेम्परेचर आएगा वो कौन रहेगा, दैट इज़ TA, और बीच में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा दैट इज़ TC। तो सबसे कम टेम्परेचर हो जाएगा TB और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा TA, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है TA सबसे बड़ा है और TB सबसे छोटा है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन इज़ देयर। इसके बाद में हमें बोल रखा है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर बात करते हैं, दैट इज़ और लास्ट न्यूमेरिकल। टू रोड्स, वन मेड ऑफ कॉपर एंड अनदर मेड ऑफ स्टील, दो रोड है, एक कॉपर की है एक स्टील की है, सेम लेंथ और सेम एरिया है और जॉइन टुगेदर, ठीक है। यानी कि इस तरीके से मान लो कि एक रोड ये है और ऐसी की ऐसी एक रोड ये है, लेंथ दोनों का सेम है, एरिया दोनों का सेम है, एक कॉपर की बनी हुई है और एक आयरन या स्टील की जिसकी भी बनी हुई है, ओके। दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील एंड दिस वन, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। पहले की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 385 और ऐसा सिस्टम को काम में लिया है। मैं यूनिट के अकॉर्डिंग सिस्टम जरूर बताता हूँ ताकि आंसर निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि अपनी यूनिट कैंसिल आउट होकर प्रॉपर आंसर निकल सके। अगर ये CGS में होता तो मैं डेटा CGS के थ्रू लगाता, अगर SI में है तो मैं डेटा सारे SI के थ्रू लगाऊंगा। तो इसने जो डेटा दे रखा है अभी SI में दे रखा है, तो मैं सारे डेटा SI में यूज़ करूंगा और SI में आंसर निकालूंगा। इसके बाद में इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है वो दे रखी है 50, ये भी SI सिस्टम में दे रखा है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जब भी डेटा अपन को गिवन हो तो कौन से सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर वो SI सिस्टम में है तो अपन को सारे डेटा SI में है ताकि आंसर भी SI में आए। अगर वो CGS में तो सारे डेटा CGS में रखे आंसर भी CGS में आए। इसके बाद में अपन ने बात की द फ्री एंड ऑफ कॉपर, यानी कि ये वाला एंड इसकी बात की जा रही है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और बात की जा रही है कि ये वाला जो एंड है ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और टेम्परेचर एट द जंक्शन, इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो ये मेथड मैंने आपको बता रखा है कि मल्टीपल रोड कनेक्ट हो रही है, सिंगल इनका जंक्शन है, तो उस टेम्परेचर को हाई मान लो और यहाँ से मान लो कि करंट यहाँ पर भी जा रही है, हीट करंट यहाँ पर भी जा रही है। एक को हीट करंट को नाम दे दिया I1 और एक को नाम दे दिया I2। तो हमने बोला कि सर I1 प्लस I2 का सम 0 होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो हीट करंट का फॉर्मूला हो जाएगा K डेल्टा T अपॉन L, यहाँ लिखा KA डेल्टा T अपॉन L प्लस KA डेल्टा T अपॉन L इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखें A और L तो कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहीं पे रिमूव कर रहा हूँ, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, K, दोनों का K अलग अलग है, डेल्टा T, दोनों का डेल्टा T अलग अलग है, ओके सर। तो यहाँ पर अपन ने देखा K, पहले का K कितना है 385, डेल्टा T कितना है पहले का, तो डेल्टा T का मतलब T माइनस 100, ये डेल्टा T हो जाएगा, दैट इज इन केल्विन। इसके बाद में हमारे पास यहाँ ये था प्लस का साइन। उसके बाद में K2 हमारे पास कितना था, तो K2 इसकी थर्मल कंडक्टिविटी थी 50 प्लस 50, और डेल्टा T बात करूँगा तो T माइनस 0 यानी कि T इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 385T, ये हो जाएगा 38500 प्लस ये हो जाएगा 50T इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हो जाएगा T, इसको उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 38500। तो T की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 38500 डिवाइडेड बाई 435। लगभग इसको सोल्व करूँगा तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 9 के समथिंग, यानी कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 90 के समथिंग। तो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 88.5, दैट इज़ ओवर करेक्ट ऑप्शन। आज जो अपन ने वीडियो बनाया है ये थोड़ा सा स्पीडली बनाए, ट्राई की कि अपन चेक करते हैं कि कितने न्यूमेरिकल को अपन को कितना टाइम लग रहा है। इस न्यूमेरिकल को करने के लिए एक न्यूमेरिकल को अपन को कितना टाइम देना पड़ रहा है। लगभग जो हीट के न्यूमेरिकल हैं वो 1 मिनट में नहीं होते, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हमने फिर भी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्टली अपन कितने न्यूमेरिकल को कितने कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एनी क्वेरी है तो आप सजेशन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।